हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। आपकी परीक्षा जो है वो आने वाली है, परीक्षा आने से पहले इनकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि इतिहास के कौन-कौन से प्रश्न आज शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपकी इन परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल, प्राइमरी टीचर, यूपीपीसीएसआरओ, एआरओ और जितनी भी परीक्षाएं जिनमें इतिहास पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब लोग भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड वेंटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स से, जिनका कार्यकाल जो था वो 1773 से 1785 तक रहा था और इसी बीच में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? यानी कौन से वायसराय जनरल या फिर गवर्नर जनरल से संबंधित थी? ऑप्शन है वारन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति जो थी वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति लाई गई थी गवर्नर जनरल द्वारा, ये 1765 से 1813 के मध्य में लाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रिंग फेंस नीति। रिंग फेंस नीति का संबंध निम्न में से इनमें से किससे है? ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है इसी को अंग्रेजी भाषा में रिंग फेंस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग ने जो है रिंग फेंस नीति का इनका संबंध ये लाए थे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया था। यानी कि ये काम भी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था 1772 में। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा ये तो आपको पता ही है। वारेन हेस्टिंग जो है वो आपका 1773 से 1785 तक रहा और 1772 में इसने डोल गवर्नमेंट का जो नीति थी उसे हटा दिया था, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली इसने समाप्त कर दी थी। प्रश्न नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 1788 से 1795 तक चला था। 1788 से 1795 तक इस पे महाभियोग का जो है चला था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और यह भी कहा गया था कि वारेन हेस्टिंग ने सब कुछ जो भी किया है वो साम्राज्य के हित के लिए किया है, ना कि अपने लिए। इस तरीके से इसका जो महाभियोग चल रहा था इसे मुक्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो अभी हमने बताया है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन। तो भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी। इसने सर्वप्रथम न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जिले की समस्त शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में यानी कि डीएम के हाथों में कर दी थी। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिए थे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, यानी न्यायालयों की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन है बेंटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में। तो दोस्तों भारतीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी
की जो शुरुआत हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जो सेवा है, वो सिविल सेवा यानी लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया था, यानी दोबारा उसका गठन किया और राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम भी बनाए थे। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के नाम के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन भी कर दिया था, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया। तो इस तरीके से भारतीय लोक सेवा जो है वो कॉर्नवालिस के संबंध में कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसे प्रवर्तन में लाया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? ऑप्शंस हैं गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा था। पहला कार्यकाल इसका जो है 1786 से 1793 और दूसरा कार्यकाल जो है 1805 से और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 के बीच में रहा था। इसे भारत में स्तंभरारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को हो गई थी। 5 अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु हो गई थी और इसकी जो कब्र बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बनाई गई थी। यही इसकी कब्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, गाजीपुर। प्रश्न नंबर 10 है, 1802 की बसीन की संधि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुए थे? ऑप्शन है अंग्रेज और बाजीराव के बीच में, किसके मध्य में हुए थे बताना है। अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट के बीच में, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, फ्रांसीसी और बाजीराव फर्स्ट के बीच में, या फिर डच तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शंस हैं अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या फिर ट्रावनकोर का राजा। कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अवध का नवाब। अवध का नवाब जो था वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन इस प्रणाली का अस्तित्व सबसे पहले इसने लाया था। संभवतः डुप्ले जो था वो पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपना ली थी। तो सहायक संधि का जो प्रणेता है उसे डुप्ले को कहा जाता है, लेकिन उसका जो उपयोग करने वाला था वो लॉर्ड वेलेजली था। तो इस तरीके से इसमें जो अवध का नवाब था वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था भारत का। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, यानी कि किसने सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या फिर मैसूर के शासक ने। तो दोस्तों जो इंदौर के होलकर राज्य हैं इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 तक चला था और इस बीच में इसने सहायक संधि का जो है जोर शोर से प्रचार किया था और इसको लागू करने का प्रयास किया था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी वो थे हैदराबाद जिसने 1798 और 1800 में इसमें स्वीकार किया था, मैसूर ने 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और बरार के भोसले जो थे वो 1803 में, सिंधिया 1804 में इन्होंने अपनी जो है सहायक संधि स्वीकार की थी। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सूत्रपात प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेजली ने किया था, लेकिन सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो डुप्ले ने किया था। प्रश्न नंबर 14 है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर वारेन हेस्टिंग। तो आंग्ल
नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1813 और 1823 में हुआ था। 1813 और 1823 में हुआ था, जो कि 1816 के सगौली की संधि से समाप्त हुआ था। यानी आंग्ल में जो नेपाल युद्ध है वो 1816 में सगौली की संधि के समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से है, तो ये सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंध है इनका, ये भी सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, जबकि कॉर्नवालिस का शासनकाल 1805 तक ही रहा था। 1805 में इनका जो है मृत्यु हो गई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला गलत हो जाएगा। इस समय कौन था? तो 1817 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग थे, तो ये हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।